हेलो एवरीवन, चैंपियन स्क्वायर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये आज हम लोग की सेकंड क्लास है जिसमें हम लोग बात करेंगे वापस से हमारे पेपर थर्ड पार्ट बी जो कि मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ उसमें पूरे साइंस, इन्वायरमेंट, कंप्यूटर, हेल्थ, आयुष वाले सेक्शन में क्या क्या डाउट्स और हमें अभी लग रहे थे। इसके पिछली क्लास में मैंने आपको सिलेबस डिकोड करना सिखाया था। अब देखिए, सिलेबस डिकोडिंग मैंने आपको कहा था कि आप तभी सीख पाएंगे जब आपको ये एनालिसिस आप करेंगे कि भैया पीवाई क्यू कौन कौन सा है, क्या हमारे लिए मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है और किस पर हमें ध्यान देना है। तो आप लोगों की वो मेहनत को मैंने कर दिया है खत्म और पूरे पीवाई क्यू मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगी आज की क्लास में। और फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे आंसर राइटिंग के ऊपर, क्योंकि इसी तरह की देखिए क्लासेस से ना ये समझ डेवलप होती है कि पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना और कैसे पढ़ना है। पढ़ा तो सब रहे, पढ़ा तो मैं भी अपने लाइव वाले सेक्शन में आप लोगों को सारे पार्ट रही हूँ, है ना। हम लोग की संजीवनी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जिसके ऑलमोस्ट 2 टॉपिक मैं करवा चुकी हूँ। एक है हमारा एनएफएचएस और एक है बायोमार्कर, और लाइव क्लासेस उसकी चल रही है कंटिन्यूस, तो आप वहां पर तो जुड़े ही रहिएगा। और यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों को बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें मिलेंगी, तो इस क्लास में तो आपको जुड़ना ही है। चलिए बात करते हैं पीवाई, क्योंकि उस दिन सिलेबस को मैंने आपको इसकी पिछली क्लास में पूरा डिकोड करवा के बताया था कि जो लिखा है उसमें भी क्या हिडन बातें हैं, किन पर हमें ध्यान देना है और कौन कौन सी चीजें अलग से हमें पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पीवाई क्यू के ऊपर। आज की क्लास में हमारा पूरा कंसर्न रहेगा, सिलेबस डिकोडिंग हो चुकी है कि भैया सिलेबस को कैसे अरेंज करना है, क्या पहले पढ़ना है क्या बाद में, और सिलेबस में क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी वो हमने देख ली थी, क्या क्या हिडन चीजें सब कुछ। अब हम लोग पढ़ते हैं पांचों की पांचों यूनिट की पीवाई क्यू। पीवाई क्यू का एनालिसिस करके देखते हैं आज कि भैया पिछले वर्षों में क्या क्वेश्चन आए हैं, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए बहुत बढ़िया। सबसे पहली यूनिट है हमारी बेसिक साइंस वाली यूनिट। इससे अगर मैं बात करूं तो अभी हमारे पास जो रीसेंट मेंस है वो है 2024 वाला मेंस, 2025 का नहीं हुआ है, होने वाला है 2026 का। तो देखिए पीवाई क्यू तो हर ही बच्चा ढूंढ रहा है, तो मैंने आपको एक साथ दे दी है, और इन पीवाई क्यू की पीडीएफ भी आपको नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बेफिक्र रहिएगा और इसको आराम से देख लीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा। चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करूं 2 मार्कर की, तो किस तरह के 2 मार्कर आए थे इसके पहले तक, 2024 के पहले तक हमारे आते थे 3, 5 और 11 मार्कर। अब आते हैं 2, 7 और 10 मार्क। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सेल डिवीजन। कई सारे बच्चे सेल पढ़ के चले जाते हैं, सेल डिवीजन छोड़ जाते हैं। मैंने कहा था भाई सेल डिवीजन से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, सेल से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें पूरा पढ़ना है। तो कोशिका विभाजन क्वेश्चन आ गया। अगला आ गया हमारे पास कि भैया थायरॉक्सिन शरीर में किस तरह से मेटाबॉलिक को नियंत्रित करता है ये बताओ, मतलब आपका हार्मोन से, अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्वेश्चन आ गया। फिर क्वेश्चन आ गया आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्ट इन एस्ट्रोनॉमी। हमारे सिलेबस में जो नया जुड़ा हुआ है कि भैया खगोल शास्त्र में आर्यभट्ट का क्या क्या योगदान है, उसकी संक्षिप्त टिप्पणी दो 2 मार्कर। कम शब्दों में लिखना ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ज्यादा शब्दों में हम फिर भी बातें समझा पाते हैं, और यही मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगी कि कैसे डील करनी है इन सभी क्वेश्चन से। पर फिलहाल आप लोग देखिए, फिर एक बार मैं आपको पूरा समझाऊंगी कौन कौन से क्वेश्चन है। ऐसे ही अगर मैं 2024 की बात करूं तो वहां पे 2 मार्कर हमने देखे। अब 7 मार्कर कौन कौन सा है, तो भैया 7 मार्कर में आ गए पादप वृद्धि नियंत्रकों का वर्गीकरण, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पेटेंट से क्वेश्चन आ गया। फिर अगर मैं 3 मार्कर की, अब आपके 3 मार्कर हो गए अपने, 5 मार्कर मतलब 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर की बात करूँ तो क्वेश्चन आए थे भाई इथेनोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। दोनों अपने आप में बड़े बड़े टॉपिक थे, आपको पता हो तो सिलेबस के, और दोनों से एक एक 10 मार्कर दी थी। 10 मार्कर का मुद्दा ही रहता है, उन दो दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इथेनोबायोलॉजी क्या है और उसके इंटरडिसिप्लिनरी नेचर क्या है, अंतर विषयक प्रकृति के बारे में समझे। तो इस तरह से क्वेश्चन है। मतलब ये बात हमें समझ में आ रही है कि भैया बेसिक बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इथेनोबायोलॉजी, ये 3 पार्ट है ही। और दूसरा आपका वो पेटेंट वाला बौद्धिक संपदा अधिकार वाला पार्ट, और कंट्रीब्यूशन, है ना, जो खगोल शास्त्र में किन किन का क्या क्या योगदान रहा है, हमारी विभिन्न वेधशाला जो ऑब्जर्वेटरीज है उनके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। इस तरह से हमने पूरा 2024 का पेपर देखा। इसको हम कंपेयर करते हैं कि भैया 2023 में, 2023 में कैसा आया था। तो भैया 2023 में तो आपको पता होगा कि सिलेबस कुछ और था, तो वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह भी एड ऑन था, टोटल 10 यूनिट में तोड़ा गया था। तो वहाँ पे क्वेश्चन केमिस्ट्री वगैरह वाले भी थे, उनको हमने हटा दिया। फिर अगर हम बात करें भैया वायरस के, हमसे दो मेन, हाँ, एक प्रारूपी विषाणु के दो प्रमुख घटक पूछ लिए कि भैया विषाणु में क्या क्या होगा,
डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, क्या क्या होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आ गया। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, ये सेल का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म में सेल का क्वेश्चन है प्लाज्मोलिसिस। जीव द्रव कुंचन क्या होता है, ये वहां से क्वेश्चन आ गया। तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज पे तो हम लोग ध्यान ही नहीं देते ना, हमें लगता है कि वो हिडन चीजें हम लोग कभी भी पढ़ के नहीं जाते, जो 2 मार्कर में आ सकती है। तो आप लोग जब भी पढ़े और नोट्स मेकिंग करें तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि किस तरह से इन हिडन चीजों को हमें डील करना है। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, स्लाइडन स्वान, रुडोल्फ विर्चो ने उसको आगे बढ़ाया। तो इसको कैसे डील करना है, कैसे लिखना है, इतना छोटा सा क्वेश्चन आ गया। कई लोग सोचते हैं, जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैडम हमें ये याद करना है क्या कि रॉबर्ट हुक ने क्या खोजा है, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या खोजा है, ईयर। कई जगह पर ईयर जरूरी होते हैं और सेल वाले चैप्टर में सब जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो हमारा, ठीक है। तो उसमें तो हमें ये याद करना ही है। और अगर मैं बात करूं और क्या क्वेश्चन आ गया भैया, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब आप थोड़ा नोटिस करना, 2024 में भी ग्लैंड वाले चैप्टर से थायरोक्सिन हार्मोन पूछा गया था, सेल वाले चैप्टर से सेल डिवीजन पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पर भी अगर मैं बात करूं तो आप लोगों से प्लाज्मोलिसिस और ये दोनों क्वेश्चन सेल से ही आए हैं। उसके बाद 2 मार्कर में आपके पास खत्म हो गए। अब 7 मार्कर में पिट्यूटरी ग्लैंड, ये 7 मार्कर में मतलब ग्लैंड से सेल से, इनसे क्वेश्चन हमने साइमल्टेनियसली देखे। और क्या देखने को मिला, सेल साइकिल। मैडम फिर एक क्वेश्चन सेल से, बिल्कुल 7 मार्कर में उन्होंने सेल डिवीजन से फिर एक क्वेश्चन दिया। कई सारे बच्चों को मैंने देखा है सेल डिवीजन पढ़ लेते हैं ऊपर ऊपर और सेल साइकिल तो पढ़ते ही नहीं है। तो यही दुख आपका मैंने दूर करा है और संजीवनी बैच के थ्रू जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब पीवाईक्यू को देखते हुए ही सारी लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रही हूँ कि भैया कुछ भी आपका छूटे ना। और सेल डिवीजन तो जिसमें मैं डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगी, सेल साइकिल क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है, पूरा कोशिका चक्र, ये देखो पूरे आ गए। और फिर मैडम हमारे पास आया 10 मार्कर। 10 मार्कर में क्या आ गया, तो 10 मार्कर में हमसे पूछ ली प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन, मनुष्य में पाचन की पूरी क्रिया विधि। ऐसे आपसे श्वसन की क्रिया विधि पूछ सकते हैं, परिसंचरण तंत्र की पूछ सकते हैं कि रक्त का परिसंचरण कैसा हो रहा है, मतलब हर चीज आपको, और ये पूरा आपको विथ डायग्राम यहाँ पे समझाना पड़ेगा पूरा प्रॉपर। तो इसको किस तरह से आंसर में फ्रेम करेंगे ये बात भी इंपॉर्टेंट है। पर देखो आंसर लिखने की शुरुआत बाद में होती है, जब भी पढ़ाई की शुरुआत होती है तो कहाँ से होती है, सबसे पहले ये समझना कि सिलेबस क्या है, फिर ये समझना कि पीवाई क्यू कैसे आए। ये उन बच्चों के लिए खासकर वो वीडियो जो पहली बार अपनी तैयारी में उतरे, और जो तैयारी में उतर भी गए ना उनमें से भी कई बच्चों ने अभी तक पीवाई क्यू पे गौर ही नहीं किया है। तो ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है जिससे आपको ये समझ पड़ेगा कि अच्छा बायोलॉजी वाला सेक्शन तो है ही, अब यहाँ पे मैडम कंट्रीब्यूशन वगैरह वाली बात क्यों नहीं पूछी गई, क्योंकि उस टाइम सिलेबस में नहीं था। तो इसलिए 2024 वाला जो सिलेबस है उसके हिसाब से आप इथेनोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, है ना, खगोल शास्त्र में किन किन का योगदान रहा है, ऑब्जर्वेटरीज और बौद्धिक संपदा अधिकार, इनको भी जोड़ते हुए चलिएगा, ठीक है। बाकी बेसिक आपका बायोलॉजी तो पूरा है ही, बेसिक साइंस तो वहाँ पर है ही। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी गई। इसके बाद मैडम 2022 की बात करते हैं। तो हमने कहा क्या पूछ लिया गया है, तो देखो बहुत छोटी सी बात है, जब सेल वॉल पढ़ाया जाता है ना तो हमें बताया जाता है कि सेल वॉल किस किस से बनी होती है। तो अधिकांश जीवाणु कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है, भैया हर पदार्थ की अलग अलग कोशिका भित्ति होती है ना, कि जीवाणु की पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है, पादपों की सेलुलोज से बनी होती है। तो ये भी याद करना जरूरी होता है, मतलब केवल ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ लिया कि सेल वॉल होती है पादप में होती है जंतु में नहीं होती, ये भी कि किसकी सेल वॉल किससे बनी होती है। इतनी गहराई तक पूछे गए क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल वॉल सेल वॉल आर मेड अप ऑफ विच सब्सटेंस, ठीक है। उसके बाद किडवन की प्रक्रिया पूछी गई है। मैडम ये कहाँ से साइंस में आ गया, ये बेटा किडवन की प्रक्रिया आती है हमारे श्वसन में, जहाँ पर बताया जाता है कि जब किसी जीवाणु वगैरह में कौन सा श्वसन होता है, अनऑक्सी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो वहां पे किडवन की प्रक्रिया होने लगती है और वहां पर ये परिभाषा निकल कर आती है। तो कोई भी वर्ड अगर आपके सामने आ रहा है और आपको लगता है कि यार इस वर्ड से कोई डेफिनेशन होगी, जैसे ऑस्मोसिस आ गया है ना, परासरण आ गया, विसरण आ गया, जाइलम आ गया, फाइलम आ गया, तो इनसे आप डेफिनेटली उसकी 2 मार्क का डेफिनेशन एक बॉक्स में पैक करके अपने नोट्स में लिखें, ये जरूरी है ताकि आपकी मेंस की तैयारी बहुत बेहतरीन हो। जो भी एडिशनल फैक्ट है उसमें स्टार लगाएं कि ये सारे फैक्ट हमारे लिए जरूरी। अब देखो हर व्यक्ति राइबोसोम पढ़ता है, पर पूछा क्या गया है 70 एस और 80 एस राइबोसोम में एस क्या है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या काम करता है, किस चीज को बताता है, कभी नहीं सोचा हमने। 2 तरह के होते हैं, 70 एस प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, 80 एस यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। ये एस एक्चुअली में है क्या, इसके ऊपर कौन बात करेगा। तो ये आपको तब पता चलेगा जब आप ये सब देखेंगे कि पीवाईक्यू में पूछा गया है। इसलिए पढ़ाएंगे ना, जब कभी भी आप पढ़ेंगे, जब मैं पढ़ाऊँ या कोई भी दूसरा आपको पढ़ाएगा, तो आपको ये दिमाग में रहेगा कि यार इस लेवल तक हमें पहुंचना है।
यहाँ तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सेल हर जगह इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे 7 मार्कर की, ये तो सारे आपके कितने थे, 2 मार्कर थे। 7 मार्कर की बात करूँ तो पूछा गया एंडोस्पर्म क्या है प्लांट में। उसके बाद ये तो आपका चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन आया, हेल्थ एंड हाइजीन, इसमें आ गया है। और ये सब मैंने स्क्रीनशॉट ही लगाए है ना, मैंने खुद ने बैठकर इसको स्क्रीनशॉट को काट काट कर पेपर में से लगाया है, टाइप नहीं करवाया, क्योंकि स्क्रीनशॉट आपको ऑथेंटिसिटी बताएंगे कि मैं कुछ अलग नहीं बता रही। जितने क्वेश्चन हमारे आए हैं वही आपको एक बार दिखा रही हूँ। ठीक है, अगला आ गया है भैया नेचुरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इन डिटेल। प्राकृतिक पादप वृद्धि नियमकों को क्या कीजिए, विस्तार में चर्चा कीजिए। अभी उस टाइम के क्वेश्चन जब बॉटनी इसके अंदर डिटेल में जुड़ी हुई थी, अब बॉटनी नहीं जुड़ी हुई है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम थोड़े अवॉइड कर सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया मैडम। 2021 में, तो 2021 की भी शुरुआत किससे होगी, सेल से, सेल टॉपिक से ही होगी। पर देखो सेल टॉपिक भी लगता है आपको आसान है, पर आसान नहीं है, उसमें भी बहुत गहराई तक जाना पड़ता है। कि अच्छा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पढ़ रहे हो तो उसमें चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका क्या होती है, खुरदुरी क्या होती है, एटीएस 70s राइबोसोम क्या होते हैं, डीएनए आरएनए, हर चीज की गहराई में जाना है। सेल डिवीजन आधे से ज्यादा बच्चों को समझ में ही नहीं आता, छोड़ देते हैं, और मियोसिस वाला तो स्पेशली छोड़ देते, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं। कहाँ से पढ़ना है तो मेरे साथ पढ़िए। मैं बहुत ही जल्द सेल और सेल डिवीजन की एक बहुत बेहतरीन क्लास लाइव लेकर आने वाली, उसकी स्ट्रीमिंग आपको अभी कुछ ही दिनों में अभी दिख जाएगी, आज या कल में, और डेफिनेटली आपको उस लेक्चर से जुड़ना है। बाकी यूनिट 4 की क्लासेस तो आपकी चली रही है, तो लाइव सेक्शन में देखते रहिएगा, और वीडियो सेक्शन में मैं आप लोगों के लिए जितना बेहतरीन सॉर्ट कर सकती हूँ चीज़ों को, उतना सॉर्ट करने की कोशिश करूंगी। अब और आगे की बात करें मैडम, मेन कंपोनेंट ऑफ फूड पूछ ली, भोजन के घटक क्या है, क्या है मैडम, दाल चावल सब्जी रोटी, नहीं ये नहीं लिख कर आना है, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन, तो ये न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आ गया। फिर क्वेश्चन आया है पौधों की जड़ रोम का मुख्य कार्य क्या है, तो भैया पानी को एब्जॉर्ब करना, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपसे किसमें पूछे गए, 2 मार्कर में। फिर 7 मार्कर में क्या आया मैडम, श्वसन क्या है और विभिन्न श्वसन अंग कौन कौन से है, जीवों में मुख्य श्वसन अंग कौन से, कहाँ कहाँ, तो भैया नोज से एयर अंदर गई, फेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्योलिस, एल्वियोली, ये सब। तो इनके सबके हमें 7 मार्कर में इनको पूरा डिस्क्राइब करना था, तो ये क्वेश्चन आ गया। फिर क्वेश्चन आया टेस्टीज ऑफ मैमल्स, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आ गया, स्तनधारियों के वृषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये भी 7 मार्कर का था। फिर आ गया आपका भैया 10 मार्कर, ऐसा क्वेश्चन 10 मार्कर में जिसकी उम्मीद भी हमने नहीं की, जिसको हम ज्यादा से ज्यादा 7 मार्कर में पढ़कर जाते हैं, थायराइड ग्रंथि से क्या क्या पूछ लिया, उसकी संरचना, उसका स्ट्रक्चर बताओ, उससे रिलेटेड हार्मोन, उससे संबंधित विकार, ये सब बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो ये भी हमने देखा। उसके अलावा अगर मैं 2020 की बात करूं तो भैया ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन, पानी का भाप में बन के उड़ना, हीमोग्लोबिन, जल में घुलनशील और वर्षा में घुलनशील विटामिन, है ना, जैव प्रौद्योगिकी में सुनहरे चावल क्या होते हैं, ये पूछ लिया गया। एड्स पर कमेंट करो, माइटोसिस, सेल डिवीजन देख रहे हैं आप, पूरा समसूत्री विभाजन पूछ लिया गया। पूरा इम्यून सिस्टम से एक क्वेश्चन आ गया, प्रतिरक्षी तंत्र और उसके घटक। तो इस तरह से अगर मैं मिनिमम 4 सालों के भी क्वेश्चन देखूं ना, 2024 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन भी एनालिसिस कर रही हूँ केवल फर्स्ट यूनिट के। तो इतना तो मुझे क्लेरिफाई हो गया कि भैया बेसिक बायोलॉजी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ के जानी पड़ेगी, विथ डायग्राम कॉन्सेप्ट के साथ समझना पड़ेगा। प्रीलिम्स में मैंने आप लोगों की क्लास ली है ह्यूमन बॉडी वाली, वो भी बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लास थी, पर ऐसे मीन्स में भी हमें इन डिटेल जाना पड़ेगा कि कैसे लिखना है, क्या करना है। सेल सेल डिवीजन अलग मुद्दा रहेगा, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उस दिन मैंने तोड़ा था सिलेबस में, तो सेल सेल डिवीजन, कोशिका कोशिका विभाजन, फिर पोषण अपना एक अलग सेक्टर पूरा बना लो, फिर पूरा बेसिक बायोलॉजी, फिर उसके बाद आपका पूरा इथेनोबायोलॉजी, फिर बायोटेक्नोलॉजी, फिर बौद्धिक संपदा अधिकार, फिर पूरे कंट्रीब्यूशन, ऑब्जर्वेटरीज, ये सब। तो हर टॉपिक को ब्रेक करो, एक पूरा सेगमेंट खत्म करो, बढ़िया से नोट्स बनाओ, और ये देखो कि उस नोट्स में क्या क्या डायमेंशन आ सकते हैं। पहले ये पूछा जा चुका है, तो अब और क्या क्या पूछा जा सकता है। अपनी सोच के दायरे को बढ़ाना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या क्या चीजें हमसे पूछी जा सकती है। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपके लिए सॉर्ट किया है भैया कंप्यूटर वाली यूनिट को भी, कि भैया कंप्यूटर में क्या, तो कंप्यूटर में मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, जैसे वहां पे सेल था ना, वैसे यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेजेस हमेशा पूछी जा रही। तो देखो मैंने आपके लिए 2024 के क्वेश्चन रख दिए सबसे पहले, कि जावा अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, इसको समझा है क्यों उसे हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग को परिभाषित करिए, इस तरह के क्वेश्चन आ गए। फिर आपसे 7 मार्कर में मेमोरी से क्वेश्चन आ गए कि भैया सेकेंडरी मेमोरी की हमें क्या आवश्यकता है, प्राइमरी तो थी, ये समझाइए। फिर सोशल नेटवर्किंग साइट, उनके महत्व, प्रिकॉशन, ये आ गए, और नीचे आ गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और उसकी पूरी डिटेल, ऐसे क्वेश्चन आ गए।
ठीक है। तो मुझे लगता है कि मेरी ये क्लास उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी जिन्होंने कभी भी पीवाईक्यू पे गौर ही नहीं किया और वो बस पढ़ते जा रहे हैं। पर केवल पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलती है, किस दिशा में पढ़ना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, किन किन फैक्ट को पढ़ना है, ध्यान रखना है, वो हमें समझ कब डेवलप होती है, जब हम ये सारी चीजें एक बार देखते हैं। तो देखो कंप्यूटर में हमने देखा मेमोरी और लैंग्वेजेस, इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी भी हर सेक्टर से आ रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ 2023 की, तो MS वर्ड से क्वेश्चन आ गया, डॉक्यूमेंट। फिर वापस क्वेश्चन आ गया असेंबली लैंग्वेज से, मतलब एक क्वेश्चन तो लैंग्वेज से मिलेगा ही मिलेगा। OMR इनपुट डिवाइस से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इस सेक्टर में। फिर 2 मार्कर मैडम किससे आ गया, कैश मेमोरी, मतलब मेमोरी और लैंग्वेजेस, ये हमारे कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। मतलब मैडम हमें इससे बहुत गहराई में पढ़ना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं MPPSC इसी ढर्रे पे चलेगा, पर इतने सालों से जब वो पूछ रहा है, मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट रहे होंगे, मतलब इनके आगे भी आने की संभावना और ज्यादा है। ठीक है। उसके बाद मेन डिफरेंस बिटवीन द ई गवर्नमेंट एंड ई गवर्नेंस, कई लोगों को तो पता ही नहीं कि दो अलग अलग वर्ड है, उनके हिसाब से तो एक ही है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने से समझ पड़ते कि अच्छा ऐसा भी आ सकता है। फिर हमसे क्वेश्चन आ गया और क्या, AI के ऊपर क्वेश्चन आ गया। फिर हमसे क्वेश्चन आ गया वेब पेज क्या होते हैं और उसकी एक अच्छी वेबसाइट की विशेषता बताइए। अब ये देखिए, ये तो बहुत ऐसा क्वेश्चन है जैसे हमें ऐसे लिखना हो, कोई निबंध लिखना हो, क्योंकि ऐसा हम पढ़ते नहीं कभी भी कि अच्छी वेबसाइट की क्या क्या विशेषता है, उसको हमें कितने मार्क में लिखना है भाई, 10 नंबर में, जो कि पहले 11 था। इतना बड़ा लिखना है। तो हमें इन चीजों के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। जब हम किसी एक यूनिट को पूरा कंप्लीट करते हैं ना, तो हमारी सोच का दायरा इतना बढ़ जाता है ना कि हम बहुत सारे क्वेश्चन से आसानी से क्या कर पाते हैं, डील कर पाते हैं। ऐसे ही 2022 में आपसे वापस से इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वाइब, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के प्रकार से क्वेश्चन आ गए। ठीक है। उसके बाद जो अलग अलग पोर्टल्स होती है, ई गवर्नेंस की पोर्टल, उससे क्वेश्चन आ गए। ये तो थे आपके कितने, 2 मार्कर। वैसे ही अगर मैं बात करूँ 7 मार्कर में, तो 7 मार्कर में फिर से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है किससे, मेमोरी से, और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कंप्यूटर लैंग्वेज से। मतलब मेमोरी और कंप्यूटर लैंग्वेज किसी भी साल छोड़ा नहीं गया। तो ये हमारे इस चीज को क्लैरिफाई करता है कि अच्छा कुछ टॉपिक तो हैं जो हर साल एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो इसको हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। सोशल मीडिया फिर वापस से पूछ लिया गया कि सरकार की सोशल मीडिया का उपयोग क्यों करती है। अब देखो ज्यादातर आप इसमें देखोगे ना 10 मार्कर ऐसे हैं जो कि ऐसे हैं कि हमने पढ़े भी नहीं और हमसे डायरेक्ट 10 मार्कर में पूछ लिए गए। इसका आंसर देना कोई आसान है क्या, वाई डज अ गवर्नमेंट यूज सोशल मीडिया, इसको लिखो आप लोग 10 मार्कर में 200 शब्द में। तो इसका आंसर काफी मुश्किल होगा देना, किसी के सामने डायरेक्ट रख दिया जाए। मतलब कंप्यूटर में ये बात भी तय होगी कि जो 10 मार्कर आ रहा है ना, वो बहुत ही वैसा आ रहा है जो हमने सोचा भी नहीं, वो हमें अपने नॉलेज से, हमें कॉन्सेप्ट से हमें वहां पर लिखना पड़ेगा। तो इस तरह के 10 मार्कर आ रहे हैं। फिर 2021 में साइबर सिक्योरिटी उस टाइम थी, अब हमारे मेंस के सिलेबस में नहीं है, तो स्पूफिंग से, फिशिंग से क्वेश्चन आ गया, ईमेल से क्वेश्चन आ गया। कुछ हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कि ये किसके नाम है, ये पूछ लिया गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आ गया, डिजी लॉकर वगैरह। और वापस से आप देखेंगे कि आपका जो 10 मार्कर है वो किससे आया है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर से। मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेटर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, हार्डवेयर, ये भी कोई बेसिक पढ़ के चला जाए, बेसिक AI और सोशल नेटवर्किंग साइट, तो मैं कहती हूँ उसका मेंस का कंप्यूटर रेडी है। उसको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत बेसिक चीजें जो कि आपने प्रीलिम्स में भी पढ़ी होगी, उनको थोड़ा और एनहेंस करके आप मेंस में पढ़ के चले जाइए। AI सबने प्रीलिम्स में पढ़ा है, उतने से काम हो जाएगा। सोशल नेटवर्किंग साइट्स, वेबसाइट्स क्या होती है, अच्छी कौन सी होती है, ये एक बार पढ़ के चले जाइए। और बेसिक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी और कंप्यूटर लैंग्वेजेस, इतना पढ़ लीजिए, सॉर्टेड है हमारा मामला। ठीक है। डिफाइन कंपाइलर, ये 2020 का है पूरा, है ना, यहाँ पर ईयर थोड़ा छोटा लिखा है, पर जब आप फाइल देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आ गए। चलो ये तो हो गई मैडम आपकी यूनिट सेकंड की बात। यूनिट थर्ड की बात करें अगर आयुष वाली यूनिट की, तो मैडम ये यूनिट पहले जुड़ी हुई थी हेल्थ वाली यूनिट के साथ। ठीक है। तो तब तो इसमें बहुत अलग से क्वेश्चन नहीं आए थे, तो इसके क्वेश्चन थोड़े कम है हमारे पास। फिर भी मैं बता दूं, आयुष वाली यूनिट से क्वेश्चन फोर्थ यूनिट में आ जाते हैं, क्योंकि फोर्थ यूनिट में एक टॉपिक दिया हुआ है नेशनल आयुष मिशन, जहां से क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। ठीक है। तो आयुष वाली यूनिट से बेसिक क्वेश्चन तो आ ही नहीं, जो कि हमें 2024 वाले पेपर में ही केवल क्लेरिफाई होगा, क्योंकि पहले ये दोनों मर्ज यूनिट थी 2023 तक। सिलेबस चेंज होने के बाद ही अलग से एक यूनिट में कन्वर्ट हुई है। तो हमसे केवल एक सोवा रिक्पा वर्ड का मीनिंग पूछ लिया है। ऋतु संधि क्या होती है इसके बारे में पूछ लिया। ऋतु संधि तो इसका क्वेश्चन नहीं, हिंदी का, सॉरी गलती से आ गया। होम्योपैथी के बारे में पूछ लिया कि होम्योपैथी चिकित्सा का मूल सिद्धांत क्या है, ये हमसे पूछ लिया है। ये 2024 का मैं बता रही हूँ, देखो क्लियर है कि अब से आपकी हर यूनिट से 3 आपके क्या आएंगे, 2 मार्कर,
ठीक है, 2 क्या आएंगे आपके पास 7 मार्कर और एक क्या आएगा आपके पास 10 मार्कर। तो ये हमें क्लियर है कि इतने तो आने ही हैं, तो बिल्कुल उसी हिसाब से पढ़ के जाएंगे, कोई भी यूनिट छोड़ नहीं सकते, हर यूनिट हमारे लिए ज़रूरी। थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते पर छोड़ नहीं सकते। और ये यूनिट तो मेरी मुझे लगता है बहुत फेवरेट है। आप लोग ज़रूर ज़रूर से लाइव क्लास में जुड़िएगा, जो संजीवनी सीरीज चल रही है उसमें जुड़ना नहीं भूलना है। उसके 2 ऑलरेडी लेक्चर हो चुके हैं, एक एनएफएचएस वाला हो चुका है, दूसरा लेक्चर आपका हो चुका है बायोमार्कर। अभी दोनों लेक्चर 4th यूनिट के हुए हैं। कल बायोमार्कर की और एक और क्लास रहेगी, और इसके अलावा धीरे धीरे आपको वहां पर बहुत सारी लाइव क्लासेस मिलेगी, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक एटलीस्ट उतने तो कवर करने ही है। ठीक है, ज्ञान मुद्रा योगा में क्या होती है, अन्नप्राशन संस्कार, इस तरह से तो सडोष संस्कार, योगा, आयुर्वेद, इनसे क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी 2030, इससे क्वेश्चन आ गया। तो हमें 2024 में ये क्लियर हो गया कि हाँ भैया ये टॉपिक हमारा यूनिट नंबर्स 3rd एक ऐसी यूनिट है कि हाँ अगर हम इसको पढ़ लेते हैं तो बहुत स्कोरिंग यूनिट रहेगी, क्योंकि इसमें क्लेरिफाई कि योगा, पंचदोष, त्रिदोष, पंचमहाभूत, त्रिदोष, आयुर्वेद है ना, पंचकर्म, षटकर्म, इनको पढ़ जाओ, सडोष संस्कार पढ़ जाओ, वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी पढ़ जाओ, हमारा काम हो जाएगा। पर ये बेसिक चीजें पढ़ने में मुझे नहीं लगता ज्यादा से ज्यादा आपको 20 से 25 दिन लगेंगे, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। 2023 तक जब ये जुड़े हुए थे तो अष्टांग योग वाला ज्यादा पूछा जाता था, योगा वाला ही था तब तक। पंचकर्म, अष्टांग योग, इन्हीं से ज्यादातर क्वेश्चन देखे, अष्टांग योग से मिले। बाकी वर्षों में ऐसे कोई अलग से क्वेश्चन नहीं थे, क्योंकि ये अलग से यूनिट भी नहीं थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं। इसके अलावा अगर मैं आ जाऊं किसके ऊपर बेटा, यूनिट नंबर 4th, जो कि हमारी कौन सी यूनिट है, स्वास्थ्य वाली। तो इसके देख लो, इस यूनिट में से मैं आपको बता दूं, इस यूनिट में से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका यूनिवर्सल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल आयुष मिशन। दोनों यूनिट का मेल जोल करके आयुष मिशन से क्वेश्चन आ ही रहा है, आयुष पद्धति से क्वेश्चन आ ही रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से क्वेश्चन आ जाता है, तो राष्ट्रीय आयुष मिशन, हमारा टीकाकरण कार्यक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ना हमारा एड्स, टीबी, ये वाले जो कार्यक्रम है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, जननी सुरक्षा, जननी शिशु सुरक्षा, इन कार्यक्रमों से आप देखेंगे ना, आयुष्मान भारत, इनसे आपको यूजुअली क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे मैं 2024 की बात करूं, 2024 की, तो पूछा गया है कि इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन में क्या अंतर। कोई ध्यान ही नहीं देता कि इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन एक दूसरे से अलग है। और एक बात और गौर कीजिएगा, ये वर्ड भी इंग्लिश में लिखा है। तो जो बच्चे हिंदी में बहुत रूढ़िवादिता से पढ़ते हैं ना, रिजिड हो जाते हैं कि भैया मैं हिंदी वाला हूँ, मैं हिंदी में ही लिखूंगा, तो मैं अभी भी बता दूं, हिंदी पढ़ने का कोई मतलब नहीं, टर्मिनोलॉजी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पता होनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो पता चले तुम पढ़ ही नहीं पा रहे हो, इम्यूनाइजेशन देखा वहीं तुम हार मान लिए कि अब ये तो हमें आएगा ही नहीं। तो इसीलिए इस तरह की चीजें पढ़कर जानी है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। अगला क्वेश्चन फिर टीकाकरण कार्यक्रम पे आ गया। ये सब आपके आए कौन से, ये सब 2 मार्कर थे, है ना। मलेरिया के परिजीवी पूछ लिए, क्योंकि रोग भी हमें यहाँ पे सारे पढ़ने। डेंगू के लक्षण पूछ लिए, 7 मार्कर में पूछे गए। फिर 7 मार्कर में आपसे पूछे गए हैं आयुष्मान भारत से आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की क्या क्या विशेषता है, क्या क्या सेवाएं वो दे रहे। बहुत आसान क्वेश्चन है। जिन लोगों ने मेरे साथ यूनिट 4 अभी कंप्लीट कर ली, जो कि हमारी 2027 बैच में कंप्लीट हो भी गई है, 35 लेक्चर में हमने पूरी कंप्लीट कर ली, और मैं गारंटी दे सकती हूँ कि वो बच्चे ये पीवाईक्यू कर लेंगे, उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी तो हमारे यूनिट 3rd का क्वेश्चन था, यूनिट 4 के साथ उसको बाइंड अप कर दिया गया और यहाँ पर उसको जोड़कर दे दिया गया कि भैया राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन विषय पर लेख लिखिए। अभी ऐसा क्वेश्चन इसको सोचना पड़ेगा कि स्वास्थ्य में मानव संसाधनों का क्या रोल है, डॉक्टर चाहिए, स्किल्ड व्यक्ति चाहिए, आशा कार्यकर्ता, रोगी कल्याण समिति, ये सारी बातें, तो ये हमें यहाँ पर लिख कर आनी थी। ठीक, वैसे ही अगर मैं बात करूं कि ये तो हमसे किस में पूछा गया है, ये हमसे पूछा गया है 10 मार्कर में, और एक और 10 मार्कर आया, तो उसमें भी दोनों को, किसको, तो आयुष, नेशनल आयुष मिशन। देखो मैंने कहा था आयुष से क्वेश्चन तो आए गए कि आयुष योजनाओं के उद्देश्य को लिखिए, ये 10 मार्कर है, मतलब पूरा मिशन और सब कुछ लिखना, और ये एक 10 मार्कर। और इसका आंसर भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, और जिनको इसके आंसर में डाउट है लाइव क्लास में यूट्यूब में, तो डेफिनेटली हमारी अगला जो पार्ट है ना, वो मैं आंसर राइटिंग पर ही लेकर आ रही हूँ, और मैं आंसर राइटिंग इन्हीं पीवाईक्यू की आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, नोट्स कैसे बनाने, आंसर राइटिंग कैसे करनी, कहाँ से पढ़ना है, ऐसी क्लासेस आपको कंटिन्यूस मिलती रहेगी, क्योंकि बच्चों के बहुत डाउट आते हैं कि मैडम ये है, वो है, ये है। तो मैं सोचती हूँ एक साथ वो सभी बच्चे इस चीज को देख ले जिन लोगों को डाउट है,
उसके अलावा 2023 में देखो वापस से टीकाकरण कार्यक्रम से शुरुआत हुई, मतलब टीकाकरण कार्यक्रम, नेशनल आयुष मिशन, ये सब तो फिक्स से आएगा ही आएगा। रोग का एक क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है, किसी भी 3 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। फिर वापस से नेशनल आयुष मिशन के क्या पूछे, उद्देश्य 7 मार्कर में, और 10 मार्कर में क्या पूछा है, तो मध्य प्रदेश शासन की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजनाओं का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। तो अलग अलग योजना से और इनसे तो डेफिनेटली क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर मैडम 2022 में डॉट्स का पूरा नाम बताइए, स्वास्थ्य और स्वच्छता क्या है इसमें आप अंतर बताइए। फिर वापस से आ गया नेशनल आयुष मिशन, मतलब नेशनल आयुष मिशन तो आ ही रहा है, टीकाकरण वापस से आ गया, भले ही पल्स पोलियो टीकाकरण हो पर आया तो है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछे गए। WHO आयुष्मान भारत योजना से क्वेश्चन आ गया 2021 में, फैमिली प्लानिंग, और फिर देखिए हमसे पूरी टीकाकरण की तालिका पूछ ली गई है, टेबल, ठीक है। तो इनके आंसर कैसे होंगे, किस तरह से आंसर राइटिंग करनी है, ये सारी बातें आप लोगों को मैं सिखाऊंगी, ठीक है। और भी क्वेश्चन 2020 में भी आ गए, तो इस तरह के हमने देखे। ऐसे ही अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारी लास्ट यूनिट की, जो हमारी कौन सी है, यूनिट नंबर 5 है। कौन सी यूनिट है, तो यूनिट नंबर 5 है, ठीक है। इस लास्ट यूनिट की यदि मैं बात करूं पर्यावरण वाली, तो चूंकि पहले तो पर्यावरण में बहुत सारी चीजें थी अलग से, ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, जोड़ लिया है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है भैया आपसे कि डिस्ट्रॉफिक लेग क्या है, झील किसको कहते हैं, ये परिभाषित कीजिए। तो पहले तो ये बहुत सारे सेक्टर में बटा हुआ था, 2024 में इससे क्वेश्चन आ गया है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी क्या होता है, उससे क्वेश्चन आ गया है। छोटी छोटी डेफिनेशन है, क्वेश्चन आ जाते हैं। इंटीग्रेटेड फसल प्रबंधन क्या होता है, एकीकृत फसल प्रबंधन प्रणाली क्या है, ये आपसे क्वेश्चन आ गया है, 2 मार्कर देखिए। उसके बाद इकोलॉजिकल पिरामिड 7 मार्कर में आ गया है। जैव विविधता से जुड़े विभिन्न मूल्य है ना, आपसे वैल्यूज पूछ लिए, डिफरेंट वैल्यूज 7 मार्कर में। फिर इकोसिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट, पारितंत्र के अलग अलग कंपोनेंट, जल के जो मृदुकरण की विधियां है वो पूछ ली। तो ये तो बहुत वर्सेटाइल सेक्टर है इन्वायरमेंट वाला, पर बहुत आसान है पढ़ना अगर कोई इसको बहुत सीक्वेंस में बहुत सही से पढ़े तो, ठीक है। तो देखिए या तो आप क्लासरूम प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन भी बहुत ही मिनिमम फीस में बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है। 2027 वाली बैच भी है, 2028 वाली भी है, और मैं बहुत सिस्टमेटिक पढ़ाने में विश्वास रखती हूँ। सभी टीचर इसी तरह से पढ़ाते हैं, ठीक है। हमारा खुद का एक रोड मैप रहता है सभी का कि हाँ सभी लोग इसी तरह से पढ़ाए ताकि बच्चे को एक सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे से समझ में आए। और क्या है, तो हाइड्रोस्फीयर से क्वेश्चन आ गए, केमिकल वेदरिंग से, रासायनिक अपक्षय से क्वेश्चन आ गए। मतलब यहाँ पे आप ज्यादातर देखोगे ना तो डेफिनेशन उठा ली गई है बीच बीच में से, यहाँ पे आप कोई फॉर्मेट सेट नहीं कर पाओगे कि नहीं यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पर ज्यादातर क्वेश्चन पर्यावरणीय क्षरण हो गया, जैव विविधता हो गए, बायो इकोलॉजी हो गई हमारी, इनसे क्वेश्चन आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। जैसे यूट्रिफिकेशन से आप क्या समझते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो ये एक डेफिनेशन है ना, इससे क्या समझते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया है। उसके बाद इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम कौन कौन से चलाए जा रहे हैं, 7 मार्कर पूछ लिया गया है। ग्रीन बेल्ट क्या है, हरित पट्टी का मुख्य उपयोग कहाँ करा जाता है, ये भी 7 मार्कर में है। 10 मार्कर में पूछ लिया गया है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पर क्या लिखे, निबंध लिखे। तो बहुत वर्सेटाइल क्वेश्चन है यहाँ से, तो इन क्वेश्चनों को आप एक बार देखिएगा आज, ठीक है। आज की क्लास में मेरा केवल मतलब था कि ये सारे पीवाईक्यू आप तक पहुंचाना जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। लाइव क्लासेस के माध्यम से आपको पढ़ाना और रिकॉर्ड में जो प्रीवियर है उनके माध्यम से आपको ये सिखाना कि पढ़ना कैसे। यही मेरा उद्देश्य है कि हम लोग जुड़े रहें, ऐसा ना हो कि हम लोग मेंस पे कट जाए, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि वो बच्चे जो सभी हमारे साथ प्रीलिम्स में जुड़े थे उनको मेंस में कंटेंट ना मिल पाए, इसलिए सारा कंटेंट मैक्सिममली आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ये पीवाईक्यू की पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा, एक बार इसको पूरा देखिएगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से पीवाईक्यू हैं। पूरे स्क्रीनशॉट मैंने इतनी मेहनत करके केवल आप लोगों के लिए लगाए ताकि आप लोगों को अलग से मेहनत ना करनी रहे। और इसकी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लोग देखेंगे किसके बारे में, आंसर राइटिंग, और एक क्लास में हम लोग समझेंगे नोट्स मेकिंग और सिनॉप्सिस क्या होता है, ठीक है। तो आपकी पढ़ाई को थोड़ा आसान बनाने के लिए आप लोग 20-30 मिनट इस तरह के लेक्चर मेरे हिसाब से देख सकते हैं, और लाइव जाकर जरूर जरूर से वो लेक्चर देख लीजिएगा जो लाइव में, ताकि आप लोग पढ़ भी पाए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, आप लोग इसको पूरा एनालिसिस कर लीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को किस किस टॉपिक पे क्लासेस चाहिए। मैंने तो आपको एनालिसिस करवा दिया, और क्या क्या आपके डाउट है वो भी बताइएगा कि आपको किन किन चीज़ों पर डाउट आ रहा है, तो मैं वो भी आपके यहाँ पर रिजॉल्व कर दूंगी। हम इसी तरह से इन लेक्चरों में मिलते रहेंगे। थैंक यू।